बहुत से किसानों की समस्या है कि जिस समय हमारा जो धान है वो पकने की अवस्था में हो, उस समय धान के कुछ एक जो पौधे हैं वो सूख जाते हैं। आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि पौधे का ये जो सूखना है वो किस कारण होता है और इसका जो सॉल्यूशन है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो बीमारी है वो किस कारण आती है, किसान साथियों, ये जो बीमारी है वो एक फंगस बीमारी है जिसका नाम है स्टेम रोट। इसका आने का कुछ एक रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि अगर हमारी मिट्टी के अंदर पोटास की कमी हो तो ये जो बीमारी है वो अपना अटैक कर देती है। दूसरा, जिन ज़मीनों के अंदर सेम हो या फिर सोरे वाली ज़मीन हो या फिर ये लगा लो कि नमक की मात्रा ज़्यादा हो, उन ज़मीनों के अंदर भी ये जो समस्या है वो आती है। जिन खेतों के अंदर धान काफ़ी टाइट लगा हो यानी कि पौधे की जो संख्या है वो काफ़ी हो, उन खेतों के अंदर भी ये बीमारी आती है क्योंकि प्रॉपर तरीके से धूप या फिर हवा है वो उन्हें लग नहीं पाती। इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि धान का जो पौधा है वो पूरा नहीं सूखता है। पहले उसमें से कुछ एक जो शाखाएं हैं वो सूखेगी और कुछ एक जो शाखाएं हैं वो हरी रहेगी। बाहर से अगर देखें तो हमें लगता है कि पौधा जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन अगर हम पौधे को बीच में से फाड़ के देखते हैं यानी कि कुछ एक जो शाखाएं हैं उन्हें थोड़ा सा अलग करके देखते हैं, तब जाकर के पता चलता है कि बीच में से कुछ एक जो शाखाएं हैं वो सूखी हुई है। और शाखाएं सूखती किस प्रकार है, एक जो शाखा है वो पूरी ब्राउन ब्लैक सी होकर पूरी ऊपर तक सूख जाती है पत्ते तक। तो बहुत से किसान साथी ये सोचते हैं कि नीचे कुछ कीड़ा वगैरह लगा होता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप इसे उखाड़ोगे तो इसके अंदर से जो बदबू वगैरह है वो भी आती है, अंदर से आपको कीड़ा वगैरह या गो वाली जो सूंडी है वो कुछ नज़र नहीं आएगी। ये जो बीमारी है वो स्टेम रोट बीमारी है जो कि एक फंगस जनित बीमारी है। अब हम जान लेते हैं कि ये जो बीमारी है वो अपना जो अटैक है वो किस समय करती है। जब हमारा धान का पौधा पेनिकल इनिशिएशन स्टेज के अंदर हो यानी कि शाखा में से जो हमारी बाली है वो बाहर निकलने की अवस्था हो या फिर गोब अवस्था हो, उस समय ये जो बीमारी है अपना अटैक करती है। और जब तक हमारा जो धान है वो पक नहीं जाता, इसके बीच के अंदर जितना भी समय लगता है 25 से 30 दिन लगा लो, इस समय ये जो बीमारी है वो अपना अटैक करती है। इसकी रोकथाम के लिए आपको मैं कुछ एक टेक्निकल बताता हूँ जिसे आप स्प्रे के अंदर यूज़ करना है। पहला इसके अंदर आता है डाइमेथाफोस प्लस में पैराक्लोस्टोबिन 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज लेनी है। दूसरा आता है हमारा थाइफ्लूजामाइड 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा लेनी है। ध्यान रखें कि स्प्रे के अंदर जो पानी है वो कम से कम 160 से लेकर 170 लीटर प्रयोग करें, यानी कि जो पौधा है वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आपको नहला देना है। उसके बाद में कुछ एक चीज़ें हैं जिन्हें आप नीचे डाल सकते हो मिट्टी के अंदर मिला करके, वो आपको गोब अवस्था के अंदर डालनी है। पहला इसके अंदर आता है टेबू प्लस में सल्फर, सुमिटोमो कंपनी का नाम से आता है आरू, आधा किलोग्राम उसकी डोज लेनी है। दूसरा आता है अपना कैप्टान प्लस हेक्सा यानी कि टाटा कंपनी का ताकत, आधा किलोग्राम भी आप इसे डाल सकते हो। तीसरा आता है अपना एजॉक्सी प्लस में कप्तान जो कि अदामा कंपनी का समीर आता है, 500 ml भी प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आप नीचे डाल सकते हो। अगर आप इनमें से कुछ ये जो टेक्निकल है वो यूज़ करते हो तो ये जो बीमारी आपके खेत के अंदर कोई खास नुकसान नहीं कर सकेगी। ध्यान रहे कि आपको NPK 52-34 का स्प्रे जरूर करना है क्योंकि कुछ मात्रा के अंदर जो पोटास है वो इस बीमारी को कंट्रोल करती है। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको समझ आ चुकी है। फिर भी इस बीमारी से रिलेटेड कुछ आपके सवाल हो तो आप नीचे कमेंट